अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 3 है जी मोशन एंड फोर्स, और टॉपिक है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है जी। अब वैसे तो आप स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ 9th में भी पढ़ कर आए हैं, ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ग्राफ का ही मतलब नहीं पता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्राफ को। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ क्यों ड्रा करते हैं, ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। फिर हम आएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ और देखेंगे कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन कब ज़ीरो होगी, कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी। और ग्राफ के अंडरस्टैंडिंग से हम सारी चीज़ें जो हैं उनको समराइज़ करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इंतहाई आसान। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्राफ से। देखिए आपको नज़र भी आ रहा है इधर हाइडिंग के कंसेप्ट ऑफ ग्राफ। ग्राफ का कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा, ग्राफ इज़ द पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। पिक्चर की फॉर्म में किसी इंफॉर्मेशन को समराइज कर देना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ। ठीक है, मैथमेटिकली जब कोई हम एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, जैसे एक्सेलरेशन का है वेलोसिटी ओवर टाइम, तो हम इस एक्सप्रेशन से वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू पुट करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, डिस्टेंस का फार्मूला आप पढ़कर आए 9th में, S इज इक्वल टू V क्रॉस T। तो वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू पुट करके हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा स्टूडेंट्स के ग्राफ में एट अ टाइम हम बहुत सारे पैरामीटर्स एक ही साथ एनालाइज कर सकते हैं। अब मैंने कहा था बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ODI मैच की। ठीक है जी, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है जी, ये हमारा 50 ओवर का वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, आप कंसीडर करें। ठीक है जी, जिसमें जो है हमारे पास इंग्लैंड ने जो रन्स बनाए 50 ओवर्स में वो बनाए 320 और 5 विकेट्स के नुकसान पर। ठीक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है इसने 50 ओवर्स में कितने रन्स बनाए, 299, 8 विकेट्स के नुकसान पर। 8 विकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया की लॉस हुई। तो जो इस मैच की समरी है वो है इंग्लैंड वन बाय 21 रन्स। इंग्लैंड जो है वो 21 रन से जीत गया ऑस्ट्रेलिया से। सवाल ये पैदा होता है, हम तो डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ, तो ये मैं आपको कहाँ ले गया, क्रिकेट मैच की तरफ। तो भाई इसी में ही कंसेप्ट है। तो देखें ग्राफ है क्या, ये हमारे पास एक प्लेन है, कार्टियन कोऑर्डिनेट है 2 डायमेंशनल में, एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर मैंने लिए हैं बच्चों ओवर्स, ठीक है, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिए हैं, रन्स जी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ग्राफ में 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस पर जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है, और एक हमारे पास पैरामीटर होता है डिपेंडेंट जो कि वाई एक्सिस पे होता है। तो एक्स एक्सिस पे हम कौन सी जो है वो वैल्यू लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है, ओवर्स। ओवर्स 50 ओवर्स है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट कैसे है, देखिए ओवर्स में आपको पता है कि 6 बॉल्स होती हैं, हो सकता है कि 2 जो है वो चौके लग जाएं, कुछ सिंगल डबल हो जाए और एक सिक्सेस लग जाए, या हो सकता है कि 6 की 6 गेंदों पर 6 चौके लग जाएं, या 6 की 6 गेंदें जो हैं वो डॉट बॉल्स हो। तो इसका मतलब है जो हमारे रन्स हैं वो ओवर पर डिपेंड कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो ओवर्स जो है ये इंडिपेंडेंट है, बट रन्स क्या है, डिपेंडेंट है। तो ग्राफ हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो है वो वेरिएबल और क्वांटिटीज़ के दरमियान क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। अब एक्स एक्सिस पे अगर आप देखें तो मैंने इधर लेबल किया है 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये सारे ओवर्स हैं 0 से 50 ओवर्स तक, ठीक है। इसी तरह जी वर्टिकल एक्सिस पे देखें तो मैंने रन्स लिखे हैं 50, 100, 200, 250, 300 एंड 320 सो ऑन। अब ये कुछ आपको इरेगुलर शेप ज़िगज़ैग सी लाइन्स नज़र आ रही हैं स्टूडेंट्स। इसमें जो ब्लू लाइन है ये है ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की, और ये जो रेड लाइन है, ठीक है, ये है हमारे पास इंग्लैंड की, ओके। और ये जो इनके ऊपर ब्लू और रेड डॉट्स हैं ये है फॉल ऑफ विकेट्स, कि इन पॉइंट्स पे विकेट्स गिरी। फॉर एग्जांपल जैसे रेड डॉट आप देख रहे हैं कि जब इधर कोई ओवर लेट से कि 8 ओवर थे तो 8 ओवर में 50 रन थे और इंग्लैंड की पहली विकेट गिरी, इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग खेली।
तो ये ग्राफ जो है हमें एक तो ये भी बता रहा है कि किस ओवर में कितने रन्स बने। पहली इन्फॉर्मेशन तो हमें ये पता चल रही है कि जी फॉर एग्जांपल 18.3 जो है हमारे पास ओवर्स में जो हमारे पास रन्स बने इंग्लैंड के वो 103 थे। दूसरा हमें ये भी पता चल रहा है कि फॉल ऑफ विकेट कब हुई। फिर कंपैरिजन से हम ये भी देख रहे हैं कि इंग्लैंड जो है उसका जो ग्राफ है वो ज़्यादा बेहतर था या ऑस्ट्रेलिया का ग्राफ ज़्यादा बेहतर था। इंग्लैंड ने ज़्यादा रन्स बनाए सिलेक्टिव ओवर्स में या इंग्लैंड ने बनाए, तो हम हर इंस्टेंट पे वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अब एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ें एक साथ एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखें इस ग्राफ में कि इंग्लैंड का जो रेड ग्राफ है स्टार्ट हुआ और ये ग्राफ आपको ऑस्ट्रेलिया के ग्राफ से ऊपर नज़र आ रहा है। क्यों भाई बच्चों? देखिए मैंने कहा इंग्लैंड ने कितने रन्स बनाए 320, तो देख रहे हैं 320, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 50 ओवर्स में सिर्फ 299 रन्स बना सका एक विकेट के लॉस पर। तो इंग्लैंड जो है वो 20 रन से ये मैच जीत गया। अब इसी तरह जो है आपने आज का लेक्चर जीतना है, समझना है, इंतहाई आसान। वो कैसे भाई? देखें अब आपको ग्राफ पता चल गया कि ग्राफ से हम एक ही साथ बहुत सारे मल्टीपल पैरामीटर्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। अब जिस तरह से इस ग्राफ में क्रिकेट मैच के ग्राफ में रन्स जो हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट थे, ओवर्स क्या थे? इंडिपेंडेंट। तो इसी तरह बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम इंडिपेंडेंट है और वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? टाइम पर। ओके, तो जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? टाइम पर। तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करूंगा तो टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इस क्रिकेट मैच के ग्राफ से तो रन्स के बारे में पता चला, हमने कंपैरिजन किया ओवर्स का, रन्स का, हमने फॉल ऑफ विकेट्स देखी। तो भाई ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इससे क्या हमें सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? तो याद रखिएगा बच्चों, दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पता चलते हैं। पहला जो है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। जो स्लोप है ना, स्लोप कहते हैं राइज ओवर रन को। तो अगर मैं बात करूँ ना, जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वाला ले लें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका स्लोप क्या होगा? इसमें कितना राइज आया और कितना रन। तो राइज यहाँ पर वेलोसिटी है, रन टाइम है, तो v ओवर टी क्या होता था? v ओवर टी या डेल्टा v ओवर डेल्टा टी, भाई एक्सेलरेशन। तो स्लोप जो है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें क्या बताता है? एक्सेलरेशन के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख लें, ये एक लाइन है, ठीक है जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी डिस्कस भी करते हैं कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, ठीक है। अब इसका ये जो शेडिड एरिया है रेड कलर का, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ t है, विड्थ कितनी है? v, तो t क्रॉस v या v क्रॉस t, तो s इज इक्वल टू vt नहीं हम पढ़ कर आए। तो एरिया जो है वो हमें क्या बताता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिलती हैं। अब डिफाइन कैसे करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को? तो देखें, द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो ग्राफ जो वेलोसिटी की मोशन को रिप्रेजेंट करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम इंडिपेंडेंट है हमारे पास, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में, और वेलोसिटी क्या है? डिपेंड कर रही है टाइम पर। तो इसलिए हम टाइम को एक्स एक्सिस पर ड्रा करेंगे और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ भी है, वेलोसिटी हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट है, और टाइम क्या है बच्चों? इंडिपेंडेंट, ठीक हो गया। अब चलते हैं डिफरेंट केसेस पर। पहला केस है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। केस 1, वेलोसिटी जो है वो बॉडी की क्या है? यूनिफॉर्म, और ये स्ट्रेट लाइन जो है जी मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल कोई कार है, अब ये जो है हमारे पास वेलोसिटी है, ये टाइम है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में ये जो हमारे पास ग्राफ है ये पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के। टाइम एक्सिस के क्या होता है? पैरेलल। अब सवाल ये पैदा होता है इस पैरेलल लाइन का मीनिंग क्या है? लेट्स से जी यहाँ पर वेलोसिटी 0, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी थी 5 और यहाँ पर कहीं वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये ग्राफ जो है ना
विद रिस्पेक्ट टू टाइम 10 पे ही खड़ा हुआ है, टाइम बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, बट ये ग्राफ कोई राइज नहीं आ रहा है, इसमें रन ही है, जस्ट 10 है तो 10 ही रह रही है। तो 10 क्या है, फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो मुझे बताएं कि क्या कांस्टेंट वैल्यू में कोई चेंज आता है, तो आप कहेंगे नहीं सर कांस्टेंट वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आता, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। तो बच्चों एक्सेलरेशन तो होती है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, अगर चेंज इन वेलोसिटी ही 0 है, ये डेल्टा वी ही क्या है 0, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी 0 पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन क्या है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने कहा था कि एरिया जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका ये जो शेडेड एरिया है ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो देखिए मैंने लिख लिया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो एस इज इक्वल टू लेंथ कितनी थी टी सारा टाइम, और जो हमारे पास विड्थ थी वो ये सारी की सारी विड्थ ये वाली ले लें आप, कितनी वेलोसिटी, तो टी क्रॉस वी अरेंज करके लिख लें वी क्रॉस टी, तो यहाँ से आ गया एस इज इक्वल टू वी टी डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमारे पास क्या है जी एरिया, वो हमें क्या बताता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। इसी तरह फिर एक सेकंड केस है कि अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, अब वेलोसिटी है अभी भी यूनिफॉर्म लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है। कैसे भाई यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है, लेट्स से यहाँ पर टाइम था हमारे पास 1 सेकेंड, वेलोसिटी थी हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, फिर हमारे पास टाइम था 2 सेकेंड, वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, फिर बच्चों हमारे पास टाइम था 3 सेकेंड, वेलोसिटी थी हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसका क्या मतलब है, देखिए 1 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकंड में वेलोसिटी में फिर चेंज कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड, 2 पहले थी तो 2 का चेंज आया 4 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले सेकंड में चेंज कितना आया, तो इससे हम कहते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, चेंज तो आ रहा है बट कांस्टेंट रेट से आ रहा है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। तो देखिए एक्सेलरेशन कैसे आती है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस केस में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड, इसमें 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये बनेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ख्याल करना है। फिर 4 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2, इधर लिख के दिखा देता हूँ आपको, जैसे इस इंस्टेंट पे अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये बनेगा 4 मीटर पर सेकंड ओवर टाइम कितना है 2 सेकंड, ठीक है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये बनेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। इसी तरह 6 डिवाइडेड बाय 3 करूँगा तो आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी की वजह से हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रही है, बट इस केस में डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी कितना होगा, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है ना। तो इस शेप में देखें ये एक रेक्टेंगुलर शेप थी। अब आप सपोज कर लें कि ये हमारे पास क्या है, ये भी एक पूरी शेप, अगर मैं फुल शेप की बात करूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये भी शामिल कर लूँ तो ये एक रेक्टेंगल बनता है। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये रेक्टेंगल का हाफ है। तो यहाँ पर आंसर आया था VT, तो मैं इसको कर लूँगा यहाँ पर VT/2, पहला तरीका समझने का, ठीक है। आप देख लें कि इधर आ भी क्या आ रहा है 1/2 VT या VT/2 आप इसे कह सकते हैं। दूसरा तरीका, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रायंगल। अब आप ज़रा अपना मैथ यूज़ करें, मैथ में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस कितनी है जी यहाँ पर, टाइम हमने लिख लिया 1/2 टाइम, और हाइट कितनी है भाई वेलोसिटी, तो v, तो आ गया 1/2 VT। अब यहाँ से एवरेज वेलोसिटी भी आप लिख सकते हैं। कैसे, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, शुरू में वेलोसिटी कितनी थी इस पॉइंट पे 0 मीटर पर सेकेंड, या बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई v, तो हम लिखेंगे 0 + v/2, तो आएगा 1/2 v। तो 1/2 v एवरेज वेलोसिटी है।
तो ये जो 1/2v है इसकी जगह पर मैंने लिख दिया v एवरेज इनटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वो किसके बराबर आ गया, एस इज इक्वल टू v एवरेज इनटू टाइम। ठीक हो गया। फिर अब हमारे पास है नेक्स्ट जो है वो केस 3 है नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग का, बट उसे समझने से पहले ज़रा स्लोप को थोड़ा देख लें। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मैंने आपको शुरू में ही बताया स्लोप हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। स्लोप हमें बताता है एक्सेलरेशन। कैसे बताता है? स्लोप होता है राइज ओवर रन। आप किसी ढलवान पे जा रहे हैं, पहाड़ जैसी शेप पे, ठीक है, या किसी आप रेड जैसे होती है ना उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आप साथ साथ हॉरिजेंटल भी मूव कर रहे हैं, साथ साथ वर्टिकल भी मूव कर रहे हैं। तो स्लोप होता है राइज ओवर रन, कि वाई एक्सिस पे आपने कितना फासला कवर किया डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे आपने कितना फासला कवर किया। तो अगर राइज ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे स्लोप ज़्यादा है, और अगर रन ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे स्लोप कम है। ये 2 पॉइंट दोबारा सुन लें कि अगर हम कहेंगे स्लोप में राइज ज़्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे स्लोप ज़्यादा, एक्सेलरेशन ज़्यादा है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप ही बता रहा है ना हमें। और अगर रन ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल रन ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि स्लोप कम है, एक्सेलरेशन कम है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है। तो अब आप देखें कि राइज जो है वो क्या था हमारे पास, भाई इस केस में देख लें, ये जो शेप थी राइज, इसमें क्या था वेलोसिटी, रन क्या था टाइम, तो मैंने लिख लिया v/t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो स्लोप जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या बताता है, वेलोसिटी ओवर टाइम यानी कि एक्सेलरेशन। अब इसको भी देख लें कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होगा और वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप, हम वर्टिकल तो मूव ही नहीं कर रहे, वर्टिकल तो राइज तो 0 है, रन ही है सिर्फ, तो 0/समथिंग 0, तो स्लोप 0 होगा, मिनिमम होगा। ठीक है। बट वर्टिकल लाइन के केस में अब हम ऊपर ऊपर मूव करते जा रहे हैं, इसका मतलब कि राइज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है या मिनिमम है समथिंग 0, तो वो इन्फिनिटी बनता है। अगर बहुत ज़्यादा रेयर केसेस है तो स्लोप नॉट इक्वल टू 0। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या आता है बच्चों, मैक्सिमम, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या आता है, मिनिमम। अभी सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ जाकर आपको पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास केस 3 है, क्या है, केस 3। अब आप देखें कि वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। अब हमें कैसे पता चला नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, यहाँ देखें तो ये एक हमारे पास कर्व नुमा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इसके स्लोप्स हमें बताएंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज। तो हमने लिखा है वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। देखें यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम का स्लोप है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल। अब ये आहिस्ता आहिस्ता वर्टिकल होना शुरू हुआ है। ए पॉइंट पे देखें टेंजेंट जो है ना वो हमें स्लोप बताता है, वो हमें एक्सेलरेशन बताता है। अगर मैं लेट्स से जी इस पॉइंट पर कहीं पर स्लोप जो है वो कैलकुलेट करता हूँ इस पॉइंट पर, तो ये लाइन मुझे इस तरह की मिलेगी वर्टिकल। तो स्लोप जो है वो हॉरिजॉन्टल से क्या होता जा रहा है, वर्टिकल होता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, यानी कि हम मिनिमम से मैक्सिमम स्लोप की तरफ जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए ना। तो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी से हमें क्या मिल रही है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। बट केस 4 में देखें कि वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। कैसे भाई नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, अब ये हमारे पास एक कर्व है, देखते हैं कैसे डिक्रीज कैसे हो रही है। इस पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट किया, टेंजेंट ड्रा करने से स्लोप मिलेगा, तो इस पे वर्टिकल मिला, फिर इस तरह, फिर हॉरिजॉन्टल। अब जो है वो क्या हो रही है लाइन, अब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ जा रहे हैं, हम मैक्सिमम से मिनिमम स्लोप की तरफ जा रहे हैं, मैक्सिमम से मिनिमम स्लोप की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी जो है नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग जो वेलोसिटी है उसकी वजह से स्लोप कम हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव, और स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है जी। एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया। इसी तरह अगर हमारे पास, मैं यही ड्रा कर लेता हूँ कि एक ग्राफ को इस तरह का हो बच्चों, लाइक ये क्या है टाइम एक्सिस, ये क्या है वेलोसिटी, और ग्राफ जो है वो इस तरह का हो अगर ये, तो इसे क्या कहेंगे, देखिए यहाँ था
यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, ये है यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट तो होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसमें भी थी, इसमें भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, बट यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, तो हम इसे कहेंगे यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, जो इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, फिर आपकी बुक में स्टूडेंट जो है साइड इंफॉर्मेशन पे उसने कहा है एक हमारे पास जो है डायग्राम बनी हुई है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक बॉल के लिए। ठीक है जी, एक बॉल है, उसको 20 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड थ्रो किया जाता है। ठीक है, और 2 सेकंड तक वो बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है, और आफ्टर 2 सेकंड वो थोड़ी देर रुकेगी, फिर वो दोबारा कहाँ आती है, वापस उस पॉइंट पर जहाँ से उसे फेंका गया। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी, 20 मीटर पर सेकंड। सिनेरियो समझना है, डिस्प्लेसमेंट पहले तो समझनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जब कहते हैं। बॉल को हमने कितनी वेलोसिटी दी, 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 20 से होगा। ठीक है, अब जो बॉल ऊपर जाती रही अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसकी वेलोसिटी कम होती रही, और फाइनल पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इसका मतलब कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर हम देखें कि ये वो मैंने सिनेरियो बनाया हुआ बॉल का, कि बॉल का अपवर्ड फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, 2 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची, और हाईएस्ट पॉइंट पर जाके वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड इसे वापस लगे अपने एक्चुअल पोजीशन पर आने के लिए। तो हमने शुरू में वेलोसिटी कितनी दी, 20 मीटर पर सेकंड। तो देखें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, मैंने रिवर्स में भी ड्रा किया है क्योंकि अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो 0, 10, 20, तो 20 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ ग्राफ, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती रही वेलोसिटी कम होती रही, तो ये ग्राफ जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ओके, फिर जो है 2 सेकंड के पहुंचते ही हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो देखें इस पे कोऑर्डिनेट क्या है वेलोसिटी के, 0। अब बच्चों यहाँ से स्टूडेंट करते हैं मिस्टेक। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज़ होना शुरू हुई है, रिवर्स डायरेक्शन में। बच्चे जो हैं वो कहेंगे सर जी ऐसे ग्राफ ड्रा कर दें, भाई ये गलत हो जाएगा। ये ग्राफ ये बता रहा है कि जो टाइम बढ़ रहा है इस पॉइंट के बाद तो वेलोसिटी बढ़ रही है पॉजिटिव वे में। ठीक है, बट यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास बढ़ तो रही है बट रिवर्स डायरेक्शन में, यहाँ पर अपवर्ड थी, यहाँ पर बॉल कहाँ है, डाउनवर्ड। तो हम ये नहीं ड्रा कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम रिवर्स एक्सिस, जैसे याद है हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता था पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस, हम नेगेटिव वाई एक्सिस में भी कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, -10 -20। तो हम इसी ग्राफ को फर्दर -20 तक प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, 4 सेकंड के इंटरवल के लिए। तो ये हमारे पास फिर क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा उस बॉल का। ठीक है, तो एक तो ये हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया, और ये क्या था, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे ही बनेगा, पैराबोलिक शेप। ठीक है, अब आपने करना ये है स्टूडेंट्स कि आपकी ना एग्जाम्पल है बुक में, अगर आप देखें पहली एग्जाम्पल है 3.1। ठीक है, उस 3.1 में ना आपको जो है वो शेप नज़र आ रही होगी, और वो शेप जो है वो कुछ इस तरह की शेप उसने बुक में बनाई हुई है। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। ठीक है, इनिशियली हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और फिर यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, इस तरह की। ठीक है, यहाँ कहीं उसने 20 जो है वो सेकंड लिए हुए, ये मेरा ख्याल 19 सेकंड है, ये है आपके पास 0 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर उसने वैल्यू ली हुई है वेलोसिटी की। आपने करना क्या है, आपने पहले तो इसको 3 शेप्स में क्या कर लेना है, डिवाइड, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। अब इस प्रॉब्लम में ना आपसे उसने 2 चीज़ें कही हैं कैलकुलेट करने को। पहली उसने पूछी है आपसे जो है एक्सेलरेशन स्लोप, दूसरा उसने पूछा टोटल डिस्टेंस। तो एक्सेलरेशन तो आप 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे, पहले स्लोप की एक्सेलरेशन निकालेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है ना। अच्छा, फिर यूनिफॉर्म है बट क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 आएगी। फिर यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग है। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी। फिर यहाँ पर आप यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये वाले डिस्टेंस आप ले लेंगे। फिर
लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ रेक्टेंगल के लिए, फिर 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एग्जांपल है, सॉल्व हुई भी आप देखें, प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने बेहतर आपको इम्प्रूव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।